Chapter 11 are natural resources. Learning objectives. After reading this lesson, the children will learn about various types of natural resources. Learn the importance of natural resources. अध्ययन के उद्देश्य. इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे प्राकृतिक संसाधनों के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. प्राकृतिक संसाधनों का महत्व समझेंगे. इसके अंतर्गत बच्चे समझेंगे कि प्राकृतिक संसाधन कई प्रकार के होते हैं, जैसे जल, वायु, मिट्टी, खनिज और ऊर्जा संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम. सीखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन हमारे जीवन के लिए कितने आवश्यक हैं. यह संसाधन हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, कृषि में उपयोग होते हैं, उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में काम आते हैं और पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं. The resources that occur in nature on their own are called natural resources. Air, sunlight, water, soil, forests, animals and minerals are natural resources. We use them directly or indirectly in our life. They make our life comfortable. Let us learn about the importance of these resources. प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो स्वाभाविक रूप से प्रकृति में उपलब्ध होते हैं. वायु, सूर्य की रोशनी, पानी, मिट्टी, जंगल, जानवर और खनिज प्राकृतिक संसाधन हैं. हम इनका उपयोग सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी जिंदगी में करते हैं. ये हमारे जीवन को आरामदायक बनाते हैं. आइए इन संसाधनों के महत्व के बारे में जानें. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि प्राकृतिक संसाधनों की परिभाषा और उनके प्रकार क्या हैं. प्राकृतिक संसाधन स्वाभाविक रूप से हमारे चारों ओर मौजूद होते हैं और इनमें वायु, जल, मिट्टी और वनस्पतियां शामिल हैं. इनका महत्व न केवल हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, बल्कि ये हमें जीवन को बेहतर और सुखद बनाने में भी मदद करते हैं. जैसे कि वायु हमें सांस लेने के लिए आवश्यक है, पानी हमारे जीवन का आधार है और जंगल हमें विभिन्न प्रकार के संसाधन जैसे लकड़ी और खाद्य सामग्री प्रदान करते हैं. इन संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग हमारे पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक है. AIR. Our Earth is surrounded by a layer of air. This layer is called the atmosphere. You know that air is essential for life. Its use in several ways makes our day-to-day life easier. हमारी पृथ्वी चारों ओर एक वायुमंडल द्वारा घिरी हुई है. इस परत को वायुमंडल कहा जाता है. आप जानते हैं कि वायु जीवन के लिए आवश्यक है. इसका विभिन्न तरीकों से उपयोग हमारे दैनिक जीवन को सरल बनाता है. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पृथ्वी का वायुमंडल और वायु का जीवन में महत्व क्या है. वायुमंडल पृथ्वी की सतह के चारों ओर मौजूद वायु की परत है, जो हमारे लिए जीवनदायिनी है. वायु न केवल हमें सांस लेने के लिए आवश्यक है, बल्कि यह जलवायु, मौसम और पर्यावरण को भी प्रभावित करती है. इसके अलावा वायु का उपयोग कई गतिविधियों में किया जाता है, जैसे कि भोजन पकाने, उड़ान भरने और ऊर्जा उत्पादन में. यह हमारे जीवन को सुगम बनाती है, जैसे कि हम इसकी मदद से पवन ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, जो कि एक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है. वायु का संरक्षण करना और इसके महत्व को समझना आवश्यक है, ताकि हम अपने पर्यावरण और स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें. Moving air is called wind. Wind is useful to us in many ways. It helps us in flying kites and in winnowing. It helps gliders move and boats sail. It turns the blades of a windmill to generate electricity or to pump water. It carries plant seeds to far-off places,
so that they can get enough space to grow. It helps clothes dry quickly. Moving air को हम पवन या हवा कहते हैं। हवा हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी होती है। यह पतंग उड़ाने और ओसाने, अनाज साफ करने की प्रक्रिया में मदद करती है। यह ग्लाइडर को चलाने और नाव को पानी में चलाने में सहायता करती है। यह पवन चक्की के ब्लेड को घुमाती है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है या पानी को पंप किया जाता है। यह पौधों के बीजों को दूर दूर तक ले जाती है ताकि उन्हें पर्याप्त जगह मिल सके और वे उग सकें। यह कपड़ों को जल्दी सूखने में मदद करती है। इस पैराग्राफ में हवा की उपयोगिता पर चर्चा की गई है, जो हमारे रोजमर्रा के कार्यों में अहम भूमिका निभाती है, जैसे कि पतंगबाजी, ऊर्जा उत्पादन, बीज फैलाव और कपड़े सुखाने में। हवा के बिना इन कार्यों को पूरा करना कठिन हो सकता है। Sunlight. The sun gives us heat and light. The sun's heat keeps the earth warm enough for human beings and animals to live on. सूर्य का प्रकाश। सूर्य हमें गर्मी और प्रकाश देता है। सूर्य की गर्मी पृथ्वी को इतना गर्म रखती है कि मानव और पशु यहाँ जीवित रह सकें। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि सूर्य हमें गर्मी और प्रकाश प्रदान करता है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। सूर्य की गर्मी पृथ्वी को इस हद तक गर्म रखती है कि मानव और पशु दोनों के लिए यहाँ जीना संभव हो सके। बिना सूर्य की गर्मी पृथ्वी का तापमान बहुत कम हो जाता, जिससे जीवन का अस्तित्व कठिन हो जाता। इसके अलावा सूर्य का प्रकाश न केवल हमें ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि यह पौधों की वृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सूर्य का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यह न केवल जीवन को बनाए रखता है, बल्कि पर्यावरण को भी संतुलित करता है। Plants use sunlight to make their food. We depend upon this food. So, sunlight is the ultimate source of all lives on the earth. पौधे सूरज की रोशनी का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। हम इस भोजन पर निर्भर करते हैं। इसलिए सूरज की रोशनी पृथ्वी पर सभी जीवन का अंतिम स्रोत है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि सूरज की रोशनी का पौधों की जीवन प्रक्रिया में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से सूरज की रोशनी को अपने भोजन में परिवर्तित करते हैं, जिससे वे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह भोजन न केवल पौधों के लिए आवश्यक है, बल्कि सभी जीवों के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि हम सभी सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार सूरज की रोशनी को जीवन का अंतिम स्रोत माना जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी पर जीवन की ऊर्जा का मूल स्रोत है। The sun's energy is called the solar energy. It is a pollution-free energy. It is used in photoelectric cells. It is also used for cooking food and heating water. सूर्य की ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। यह एक प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है। इसका उपयोग फोटोइलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है। इसका उपयोग भोजन पकाने और पानी गर्म करने के लिए भी किया जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि सूर्य की ऊर्जा, जिसे हम सौर ऊर्जा के रूप में जानते हैं, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का एक स्रोत है। यह ऊर्जा पर्यावरण के लिए सुरक्षित है और इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। फोटोइलेक्ट्रिक सेल में सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे बिजली की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा सौर ऊर्जा का उपयोग भोजन पकाने और पानी गर्म करने के लिए भी किया जाता है, जो कि इसे एक बहुप्रकारी और उपयोगी संसाधन बनाता है। इस प्रकार
सौर ऊर्जा न केवल हमें स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करती है, बल्कि यह दैनिक जीवन में विभिन्न तरीकों से हमारे लिए सहायक होती है। Soil. Soil is the topmost layer of the earth. When rocks rub against each other and break into smaller pieces, they become smaller and smaller to form soil. मिट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। जब चट्टानें एक दूसरे के खिलाफ घर्षण करती हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, तो वे मिट्टी बनाने के लिए और भी छोटे होते जाते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मिट्टी पृथ्वी की सतह पर स्थित एक महत्वपूर्ण परत है, जो चट्टानों के टूटने और घर्षण के परिणामस्वरूप बनती है। जब चट्टानें एक दूसरे से टकराती हैं, तो उनका आकार घटता जाता है और वे छोटे कणों में बदल जाती हैं, जो बाद में मिट्टी का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया प्राकृतिक चक्र का एक हिस्सा है, जो मिट्टी को बनाती है और उसे उपजाऊ बनाती है। मिट्टी न केवल पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, बल्कि यह विभिन्न जीवों के लिए आवास भी प्रदान करती है। Soil supports plant growth. They take water and minerals from the soil to make their food. Animals and human beings depend on this food for their survival. So, without soil, there would be no life on the earth. मिट्टी पौधों की वृद्धि का समर्थन करती है। पौधे मिट्टी से पानी और खनिज लेते हैं ताकि वे अपना भोजन बना सकें। जानवर और मनुष्य इस भोजन पर अपनी जीवित रहने के लिए निर्भर करते हैं। इसलिए मिट्टी के बिना पृथ्वी पर जीवन नहीं होगा। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मिट्टी न केवल पौधों के लिए आवश्यक है, बल्कि यह जीवन के सभी रूपों के लिए आधार भी प्रदान करती है। पौधे मिट्टी से प्राप्त पानी और खनिजों का उपयोग करके अपने लिए भोजन तैयार करते हैं, जो संपूर्ण खाद्य श्रृंखला का मूलभूत हिस्सा है। जानवर और मानव इस पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मिट्टी का स्वास्थ्य सीधे हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। अगर मिट्टी न हो तो पौधों की वृद्धि संभव नहीं होगी और इससे जानवरों और मनुष्यों के लिए भोजन की कमी हो जाएगी। इस प्रकार मिट्टी जीवन के लिए आवश्यक है और इसके बिना पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं होगा। Our country has many kinds of soil. Some of them are alluvial soil, black soil, red soil, sandy soil and laterite soil. Among these, alluvial soil is the most fertile. People grow many crops such as wheat, paddy, pulses, fruits and vegetables on it. हमारे देश में कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इनमें से कुछ हैं नदी के किनारे की मिट्टी, अलूवियल, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। इनमें से अलूवियल मिट्टी सबसे उपजाऊ है। लोग इस पर गेहूं, धान, दालें, फल और सब्जियां जैसी कई फसलें उगाते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टी मौजूद हैं और इनमें से अलूवियल मिट्टी की विशेषता है कि यह सबसे उपजाऊ होती है। अलूवियल मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाए गए मिट्टी के कणों से होता है, जो इसे अत्यधिक पोषक तत्व प्रदान करता है। इस मिट्टी की उपजाऊता के कारण किसान इस पर प्रमुख फसलें उगाते हैं, जैसे कि गेहूं और धान, जो देश की खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा फल और सब्जियों की खेती भी इस मिट्टी में होती है। इस प्रकार अलूवियल मिट्टी कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। It takes thousands of years to form layer of topsoil. But topsoil is easily washed away by rains or blown away by strong winds. This is called soil erosion. Soil erosion reduces the fertility of the soil. यहाँ पर बताया गया है कि ऊपरी मिट्टी की एक परत बनने में हजारों वर्ष लगते हैं।
लेकिन ऊपरी मिट्टी को बारिश के पानी से या तेज हवाओं से आसानी से धोया या उड़ा दिया जाता है। इसे मिट्टी का अपरदन, सॉइल इरोजन कहा जाता है। मिट्टी का अपरदन मिट्टी की उर्वरता को कम कर देता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि ऊपरी मिट्टी का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इसकी रक्षा करना अत्यंत कठिन है। बारिश और तेज हवाओं के प्रभाव से जब ऊपरी मिट्टी का अपरदन होता है, तो यह मिट्टी की संरचना और उसके पोषक तत्वों को हानि पहुंचाता है। इसके परिणामस्वरूप मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है, जिससे फसलों की पैदावार घटती है और कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मिट्टी का अपरदन एक गंभीर समस्या है, खासकर कृषि प्रधान देशों में, क्योंकि यह खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है। इस प्रकार मिट्टी का संरक्षण और सही प्रबंधन बहुत आवश्यक है ताकि हम अपनी कृषि उत्पादन क्षमता को बनाए रख सकें और प्राकृतिक संसाधनों का स्थायी उपयोग कर सकें। The protection of soil from being eroded is called soil conservation. We should conserve the topsoil. मिट्टी के अपरदन से बचाने की प्रक्रिया को मिट्टी संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन कहा जाता है। हमें ऊपरी मिट्टी का संरक्षण करना चाहिए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मिट्टी संरक्षण का अर्थ मिट्टी की ऊपरी परत की रक्षा करना है, जो कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं, तो हम न केवल कृषि योग्य भूमि की उर्वरता को बनाए रखते हैं, बल्कि जल और पोषक तत्वों की एकत्रण क्षमता को भी बढ़ाते हैं। ऊपरी मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जिन्हें पौधे अपने विकास के लिए उपयोग करते हैं। इसलिए मिट्टी का संरक्षण करना न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों की स्थिरता को भी सुनिश्चित करता है। विभिन्न तरीकों जैसे वृक्षारोपण, फसल चक्र और टेरासिंग के माध्यम से हम मिट्टी के संरक्षण को सुनिश्चित कर सकते हैं। We should plant trees and grasses on open land. Roots of trees hold these soil particles together and reduce soil erosion. Trees also act as barriers against strong winds. हमें खुली जमीन पर पेड़ और घास लगानी चाहिए। पेड़ों की जड़ें मिट्टी के कणों को एक साथ पकड़े रहती हैं और मिट्टी के अपरदन को कम करती हैं। पेड़ तेज हवाओं के खिलाफ भी अवरोधक का काम करते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पेड़ और घास लगाना मिट्टी संरक्षण का एक महत्वपूर्ण उपाय है। जब हम खुली जमीन पर पेड़ और घास लगाते हैं, तो उनकी जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ती हैं, जिससे मिट्टी के कण एक जगह स्थिर रहते हैं। इससे बारिश और तेज हवाओं के प्रभाव से मिट्टी का क्षय कम होता है। इसके अलावा पेड़ तेज हवाओं के खिलाफ सुरक्षा कवच का काम करते हैं, जिससे कृषि भूमि और अन्य क्षेत्रों की सुरक्षा होती है। इस प्रकार वृक्षारोपण न केवल मिट्टी के संरक्षण में मदद करता है, बल्कि पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। We should practice terrace farming on hills. Terraces are made along these slopes on which farming is done. Terraces prevent rapid flow of rainwater and check soil erosion. हमें पहाड़ियों पर सीढ़ीदार खेती, टेरेस फार्मिंग का अभ्यास करना चाहिए। सीढ़ियां ढलानों के साथ बनाई जाती हैं, जिन पर खेती की जाती है। सीढ़ियां बारिश के पानी के तेज बहाव को रोकती हैं और मिट्टी के अपरदन को नियंत्रित करती हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि सीढ़ीदार खेती पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी और जल संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम ढलानों पर सीढ़ियां बनाते हैं, तो यह बारिश के पानी के प्रवाह को धीमा कर देती है, जिससे पानी जमीन में अच्छी तरह से समा जाता है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। इसके अलावा यह प्रक्रिया मिट्टी के क्षय को भी रोकती है, जिससे कृषि भूमि को नुकसान नहीं पहुंचता। इस प्रकार
सीढ़ीदार खेती न केवल किसानों के लिए फायदेमंद होती है, बल्कि यह पहाड़ी क्षेत्रों के पारिस्थितिकी तंत्र को भी बनाए रखने में मदद करती है। We should construct embankments or bunds along the banks of rivers. They prevent washing away of topsoil during floods. हमें नदियों के किनारों के साथ बंध, एम्बैंकमेंट या बांध बनाना चाहिए। ये बंध बाढ़ के दौरान शीर्ष मिट्टी को बह जाने से रोकते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि नदियों के किनारों पर बंध बनाना मिट्टी के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। बाढ़ के समय पानी की तेज धारा मिट्टी को बहा सकती है, जिससे कृषि भूमि की उर्वरता कम होती है। जब हम बंध बनाते हैं तो यह पानी के प्रवाह को नियंत्रित करता है और मिट्टी को सुरक्षित रखता है। इसके अलावा यह जल स्तर को भी नियंत्रित करता है, जिससे फसलें सुरक्षित रहती हैं। इस प्रकार बंधों का निर्माण न केवल मिट्टी के संरक्षण में मदद करता है, बल्कि यह बाढ़ के प्रभावों को भी कम करता है, जिससे कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। Water. All living things need water to stay alive. It is used for drinking, cooking, bathing, washing, cleaning and putting out fire. Animals use water for bathing and drinking. Plants need water for growing. Without water, the earth would be a lifeless world. सभी जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग पीने, खाना बनाने, नहाने, धोने, सफाई करने और आग बुझाने के लिए किया जाता है। जानवर पानी का उपयोग नहाने और पीने के लिए करते हैं। पौधों को बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। बिना पानी के पृथ्वी एक निर्जीव दुनिया होगी। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पानी सभी जीवित प्राणियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह न केवल मानव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, बल्कि जानवरों और पौधों के लिए भी आवश्यक है। पानी का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे पीने के लिए, खाना पकाने में, सफाई करने में और अग्नि बुझाने में। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि वे पानी का उपयोग अपने भोजन के लिए करते हैं। पानी की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पानी हमारे अस्तित्व के लिए कितना आवश्यक है। Another important use of water is in generating electricity. The electricity generated from water is called hydroelectricity. The word hydro means water. Hydroelectricity is generated by building dams across the big rivers. पानी का एक और महत्वपूर्ण उपयोग बिजली उत्पन्न करने में है। पानी से उत्पन्न बिजली को जल विद्युत, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। शब्द हाइड्रो का अर्थ पानी है। जल विद्युत बड़े नदियों पर बांध बनाकर उत्पन्न की जाती है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जल विद्युत का उत्पादन कैसे किया जाता है और इसका क्या महत्व है। जल विद्युत एक साफ सुथरी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जिसे पानी के बहाव का उपयोग करके उत्पन्न किया जाता है। जब बड़े नदियों पर बांध बनाए जाते हैं, तो पानी का एक बड़ा भंडार एकत्रित होता है, जिससे पानी को नियंत्रित तरीके से प्रवाहित किया जा सकता है। यह प्रवाह टरबाइनों को घुमाकर बिजली उत्पन्न करता है। जल विद्युत का उपयोग न केवल औद्योगिक और घरेलू जरूरतों के लिए किया जाता है, बल्कि यह ऊर्जा की स्थायी आपूर्ति भी सुनिश्चित करता है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत बन जाती है। Water has so many uses in our daily life that it is called the most wonderful liquid of nature. But human beings knowingly pollute it. A huge quantity of sewage flows every day in the rivers. Our holy rivers such as the Ganga and the Yamuna are so polluted that people avoid to take bath in them. The water of these rivers is not fit even for irrigation,
what to say about drinking and bathing. The Ganga is often called polluted purifier, while the Yamuna is called the open sewer. It is really a shame for us. We should control water pollution and save this precious gift of nature. पानी का हमारे दैनिक जीवन में इतना अधिक उपयोग है कि इसे प्रकृति का सबसे अद्भुत तरल कहा जाता है। लेकिन मनुष्य जानबूझकर इसे प्रदूषित करता है। हर दिन नदियों में विशाल मात्रा में गंदा पानी बहता है। हमारी पवित्र नदियां जैसे गंगा और यमुना इतनी प्रदूषित हो गई है कि लोग इनमें नहाने से बचते हैं। इन नदियों का पानी सिंचाई के लिए भी उपयुक्त नहीं है, पीने और स्नान करने की तो बात ही छोड़िए। गंगा को अक्सर प्रदूषित शुद्धिकर्ता कहा जाता है, जबकि यमुना को खुला नाला कहा जाता है। यह वास्तव में हमारे लिए शर्म की बात है। हमें जल प्रदूषण को नियंत्रित करना चाहिए और इस प्रकृति के कीमती उपहार को बचाना चाहिए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पानी के महत्व के बावजूद मनुष्य इसे प्रदूषित कर रहा है और इससे गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां प्रदूषण के कारण अपने अस्तित्व को खो रही हैं और यह हमारे लिए एक चिंताजनक स्थिति है। प्रदूषण केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं, बल्कि मानव जीवन और पारिस्थितिकी को भी प्रभावित करता है। यदि हम इस समस्या पर ध्यान नहीं देंगे, तो इसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य और कृषि पर भी पड़ेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि हम जल प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाएं और इस प्राकृतिक संसाधन का सही संरक्षण करें। Forests. We get many things such as wood, gum, resin, honey, rubber, medicines and papers from the forests. Some plants give us medicines. हम कई चीजें जैसे लकड़ी, गोंद, रेजिन, शहद, रबर, औषधियाँ और कागज वन से प्राप्त करते हैं। कुछ पौधे हमें औषधियाँ देते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि वन हमें विभिन्न महत्वपूर्ण संसाधन प्रदान करते हैं, जो हमारे जीवन में आवश्यक होते हैं। लकड़ी का उपयोग निर्माण, फर्नीचर और ईंधन के रूप में किया जाता है, जबकि गोंद और रेजिन का उपयोग औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। शहद एक प्राकृतिक मिठास है जो पोषण और औषधीय गुणों से भरपूर है। रबर का उपयोग टायर और अन्य उत्पादों में किया जाता है। इसके अलावा कई वनस्पतियां औषधियों के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण हैं, जो बीमारियों के उपचार में सहायक होती हैं। Forests also check floods and soil erosion. They help in bringing rain and act as shelters for many wild animals, insects and birds. जंगल बाढ़ और मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। वे बारिश लाने में मदद करते हैं और कई जंगली जानवरों, कीड़ों और पक्षियों के लिए आश्रय का कार्य करते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि वन हमारे पर्यावरण के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। जंगलों की जड़ें मिट्टी को मजबूती प्रदान करती हैं, जिससे बाढ़ के समय पानी का प्रवाह नियंत्रित होता है और बाढ़ की तीव्रता कम होती है। इसके अलावा वन मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, जो हमारी उपजाऊ मिट्टी को सुरक्षित रखता है। यह बारिश लाने में मदद करता है, क्योंकि पेड़ और वनस्पति जलवाष्प को वायुमंडल में छोड़ते हैं, जिससे वर्षा होती है। जंगलों में रहने वाले जंगली जानवरों, कीड़ों और पक्षियों के लिए आश्रय का कार्य भी होता है, जिससे जैव विविधता बनी रहती है। The main kinds of forests in our country are the evergreen forests, monsoon forests, deciduous forests, dry forests and tidal forests. हमारे देश के मुख्य प्रकार के जंगलों में सदाबहार जंगल, मानसून जंगल, पर्णपाती जंगल, शुष्क जंगल और ज्वारीय जंगल शामिल हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भारत में विभिन्न प्रकार के जंगल पाए जाते हैं, जिनकी अपनी विशेषताएं और महत्व हैं।
सदाबहार जंगल जो वर्ष भर हरे रहते हैं, उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इनमें जैव विविधता बहुत अधिक होती है। मानसून जंगल आमतौर पर उन क्षेत्रों में होते हैं जहां वर्षा का मौसमी चक्र होता है और ये मौसम के अनुसार अपने पत्ते गिराते हैं। पर्णपाती जंगल, जिनमें पेड़ पतझड़ में अपने पत्ते गिराते हैं, मुख्यतः ठंडे और समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शुष्क जंगल उन क्षेत्रों में होते हैं जहां वर्षा की मात्रा कम होती है और यहाँ के पेड़ और पौधे शुष्क परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं। ज्वारीय जंगल जो समुद्री तटों पर पाए जाते हैं, ज्वारीय प्रभाव से प्रभावित होते हैं और ये समुद्री जीवन का संरक्षण करते हैं। इन सभी जंगलों का संरक्षण हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये न केवल जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं बल्कि जलवायु संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Man has been destroying forests so thoughtlessly that it has disturbed our environment badly. Many wild animals have died out and many more face the danger of extinction. मनुष्य ने इतनी बेपरवाही से जंगलों को नष्ट किया है कि इससे हमारे पर्यावरण को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। कई जंगली जानवर विलुप्त हो चुके हैं और कई अन्य विलुप्ति के खतरे का सामना कर रहे हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मानव गतिविधियों के कारण जंगलों का अत्यधिक वनों की कटाई ने पर्यावरण में गंभीर असंतुलन पैदा किया है। जब हम जंगलों को नष्ट करते हैं तो हम उन जीवों के प्राकृतिक आवास को भी नष्ट कर देते हैं जो इन जंगलों में रहते हैं। परिणामस्वरूप कई जानवरों की प्रजातियां जो एक समय में प्रचुर मात्रा में थी, अब संकट में हैं या विलुप्त हो चुकी हैं। यह न केवल जैव विविधता को प्रभावित करता है बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को भी खतरे में डालता है। Our government has started many programs to protect forests. Some of the important programs launched by our government are Van Mahotsava and social forestry. People and school children grow a large number of trees during these programs. The Chipko movement, Uttarakhand, and Appiko movement, Karnataka, are also very effective programs to protect forests. In these movements, people cling to the trunks of the trees and they do not allow anyone to cut the trees. हमारी सरकार ने जंगलों की रक्षा के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। हमारी सरकार द्वारा शुरू किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं वनों महोत्सव और सामाजिक वानिकी। इन कार्यक्रमों के दौरान लोग और स्कूल के बच्चे बड़ी संख्या में पेड़ लगाते हैं। चिपको आंदोलन, उत्तराखंड और अप्पिको आंदोलन, कर्नाटका भी जंगलों की रक्षा के लिए बहुत प्रभावी कार्यक्रम हैं। इन आंदोलनों में लोग पेड़ों के तने से चिपक जाते हैं और किसी को भी पेड़ काटने की अनुमति नहीं देते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जंगलों के संरक्षण के लिए सरकारी प्रयासों का एक महत्वपूर्ण पहलू विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन है। वनों महोत्सव और सामाजिक वानिकी जैसे कार्यक्रम न केवल वृक्षारोपण को बढ़ावा देते हैं बल्कि सामुदायिक भागीदारी को भी बढ़ाते हैं। चिपको और अप्पिको आंदोलन जैसे आंदोलन जंगलों की रक्षा के लिए लोगों की जागरूकता और एकजुटता को दर्शाते हैं। ये आंदोलन दिखाते हैं कि कैसे स्थानीय लोग अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए साहसिक कदम उठा सकते हैं। जब लोग पेड़ों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और उनकी रक्षा के लिए एकजुट होते हैं तो वे अपनी प्राकृतिक संपदा को बचाने में सक्षम होते हैं। इन प्रयासों से न केवल पर्यावरण की रक्षा होती है बल्कि ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को भी संतुलित रखते हैं। वाइल्डलाइफ includes different kinds of animals, birds, insects, reptiles and fish, which live in jungles. These animals make our world wonderful. Tourists from all over the world come to our country to see these animals. So,
They are our national assets. The destruction of forests has affected our wildlife. To protect wildlife, our government has set up many national parks and sanctuaries. जंगली जीवन में विभिन्न प्रकार के जानवर, पक्षी, कीड़े, सरीसृप और मछलियां शामिल होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं। ये जानवर हमारी दुनिया को अद्भुत बनाते हैं। दुनिया भर के पर्यटक इन जानवरों को देखने के लिए हमारे देश आते हैं। इसलिए ये हमारे राष्ट्रीय संपत्ति हैं। जंगलों के नाश ने हमारे जंगली जीवन को प्रभावित किया है। जंगली जीवन की रक्षा के लिए हमारी सरकार ने कई राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों की स्थापना की है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जंगली जीवन का संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है और यह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न हिस्सा है। जंगली जानवरों की विविधता न केवल हमारे प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाती है, बल्कि यह पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनती है। जब पर्यटक इन जानवरों को देखने आते हैं, तो यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करता है। लेकिन जंगलों के विनाश ने जंगली जीवन के लिए गंभीर खतरे पैदा कर दिए हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने कई राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों की स्थापना की है, जो इन जीवों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये पार्क और अभयारण्य न केवल जैव विविधता को संरक्षित करते हैं, बल्कि वे शिक्षा और शोध के लिए भी महत्वपूर्ण केंद्र बनते हैं। Look at the list of famous national parks and sanctuaries of our country. National Park States: बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, दुधा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, गिर नेशनल पार्क गुजरात, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, काजीरंगा नेशनल पार्क असम, नंदनकानन नेशनल पार्क उड़ीसा, ओडिशा, सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा, ओडिशा। हमारे देश के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की सूची देखें। राष्ट्रीय उद्यान राज्य बांदीपुर, राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, ओडिशा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, ओडिशा। Minerals. Minerals are found below the Earth's surface. They are found in an impure form called ores. Ores are taken out from the earth by digging very deep holes called mines. The process of taking out ores from the Earth's surface is called mining. खनिज. खनिज पृथ्वी की सतह के नीचे पाए जाते हैं। ये एक अशुद्ध रूप में पाए जाते हैं, जिसे अयस्क ऑर्स कहा जाता है। अयस्कों को पृथ्वी से निकालने के लिए बहुत गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं, जिन्हें खदानें माइंस कहा जाता है। पृथ्वी की सतह से अयस्कों को निकालने की प्रक्रिया को खनन माइनिंग कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि खनिज प्राकृतिक संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद होते हैं। ये खनिज कई उपयोगी धातुओं और सामग्रियों का स्रोत होते हैं, जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अयस्कों का उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है, जैसे कि निर्माण, ऊर्जा उत्पादन और तकनीकी उपकरणों में। खनन की प्रक्रिया खनिजों को निकालने के लिए आवश्यक होती है, लेकिन यह पर्यावरण पर भी असर डाल सकती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि खनन करते समय हम पर्यावरण की सुरक्षा और खनिज संसाधनों के सतत प्रबंधन का ध्यान रखें। Ores are then sent to big factories where they are refined.
Refined ores are called metals. Big steel plants are situated in Bhilai, Chhattisgarh, Rourkela, Orissa, Durgapur, West Bengal, Salem, Tamil Nadu, and Bokaro, Jharkhand. Metals are used to build machines, utensils, railway coaches, vehicles, bridges and many other things. अयस्कों को फिर बड़े कारखानों में भेजा जाता है जहां उनका शोधन रिफाइंड किया जाता है। शुद्ध अयस्कों को धातुएं मेटल्स कहा जाता है। बड़े स्टील संयंत्र भिलाई, छत्तीसगढ़, राउरकेला, ओडिशा, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, सलेम, तमिलनाडु और बोकारो, झारखंड में स्थित हैं। धातुओं का उपयोग मशीनों, बर्तन, रेलवे कोच, वाहनों, पुलों और कई अन्य चीजों के निर्माण में किया जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि अयस्कों का शोधन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमें धातुएं प्रदान करती है। ये धातुएं हमारे जीवन में अनेक आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, जैसे कि निर्माण कार्य, परिवहन और औद्योगिक उपकरणों का निर्माण। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित बड़े स्टील संयंत्र देश की औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धातुओं का उपयोग न केवल बुनियादी ढांचे के विकास में किया जाता है, बल्कि ये हमारे दैनिक जीवन में भी शामिल हैं, जैसे बर्तनों से लेकर परिवहन के साधनों तक। इसलिए धातुओं के शोधन और निर्माण की प्रक्रिया को समझना महत्वपूर्ण है। Our country is very rich in some minerals like coal, iron, mica, manganese, copper and bauxite. But it is poor in minerals like gold, tin and petroleum. हमारा देश कुछ खनिजों जैसे कोयला, लोहे, मिका, मैंगनीज, तांबा और बॉक्साइट में बहुत समृद्ध है। लेकिन यह सोने, टिन और पेट्रोलियम जैसे खनिजों में गरीब है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भारत कुछ विशिष्ट खनिजों के लिए समृद्ध है, जो देश की औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कोयला और लोहे का उपयोग ऊर्जा और निर्माण में होता है, जबकि मिका और मैंगनीज अन्य उद्योगों में महत्वपूर्ण होते हैं। इसके विपरीत सोने, टिन और पेट्रोलियम जैसे खनिजों की कमी हमारे देश के संसाधनों को सीमित करती है, जिससे हमें इन खनिजों के आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। खनिज संसाधनों का संतुलित विकास आवश्यक है ताकि हम अपने उद्योगों को बढ़ा सकें और आर्थिक स्थिरता प्राप्त कर सकें। Minerals are found in states like Jharkhand, Chhattisgarh, Orissa, West Bengal, Goa and Karnataka. The state of Jharkhand is so rich in minerals that it is often called the mineral state of India. Some minerals are used as fuels. खनिज झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गोवा और कर्नाटक जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। झारखंड राज्य खनिजों में इतना समृद्ध है कि इसे अक्सर भारत का खनिज राज्य कहा जाता है। कुछ खनिज ईंधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भारत के विभिन्न राज्यों में खनिजों का वितरण कैसे किया गया है, जिसमें झारखंड को विशेष महत्व दिया गया है। झारखंड को खनिज राज्य के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ खनिजों की प्रचुरता है, जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनिजों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, जैसे कि कोयला, जो ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक है। यह जानकारी यह दर्शाती है कि हमारे देश में खनिज संसाधनों का प्रबंधन और दोहन आवश्यक है ताकि हम अपने ऊर्जा और औद्योगिक जरूरतों को पूरा कर सकें। Coal, petroleum and natural gas are used as fuels. They are called fossil fuels because they have been formed from the remains of dead animals and plants over thousands of years in the past. Coal is used as fuel in homes and factories. It is also used to produce electricity in thermal power stations. कोयला,
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ईंधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये हजारों वर्षों में मृत जानवरों और पौधों के अवशेषों से बने हैं। कोयला घरों और कारखानों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग थर्मल पावर स्टेशनों में बिजली उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उपयोग किस प्रकार किया जाता है और इनका निर्माण कैसे हुआ। जीवाश्म ईंधन के रूप में ये संसाधन पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के महत्वपूर्ण भाग हैं, जो ऊर्जा उत्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। कोयला विशेष रूप से औद्योगिक प्रक्रियाओं और बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ये ईंधन न केवल हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा हैं, बल्कि राष्ट्रीय ऊर्जा की आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं। Crude oil is taken out from the deep wells. It is refined in oil refinery to get petroleum. Our country has 11 big oil refineries. Petroleum products such as diesel, kerosene and paraffin wax are also very useful. कच्चा तेल गहरे कुओं से निकाला जाता है। इसे पेट्रोलियम प्राप्त करने के लिए तेल शोधन कारखाने में परिष्कृत किया जाता है। हमारे देश में 11 बड़े तेल शोधन कारखाने हैं। पेट्रोलियम उत्पाद जैसे डीजल, केरोसिन और पैराफिन वैक्स भी बहुत उपयोगी हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कच्चे तेल का निकासी और उसके शोधन की प्रक्रिया कैसे होती है। कच्चा तेल, जिसे गहरे कुओं से निकाला जाता है, ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इसके शोधन से विभिन्न पेट्रोलियम उत्पाद प्राप्त होते हैं। भारत में 11 बड़े तेल शोधन कारखाने हैं, जो यह दर्शाते हैं कि यह उद्योग हमारे देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डीजल, केरोसिन और पैराफिन वैक्स जैसे उत्पाद न केवल परिवहन और घरेलू उपयोग के लिए आवश्यक हैं, बल्कि विभिन्न उद्योगों में भी इनका उपयोग होता है। Natural gas is used in the form of liquefied petroleum gas, LPG, for cooking. Another form of natural gas is compressed natural gas, CNG, which is used as automobile fuel. CNG is a pollution-free fuel. Nowadays, most vehicles in Delhi and Mumbai run on CNG. प्राकृतिक गैस का उपयोग तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, LPG, के रूप में खाना पकाने के लिए किया जाता है। प्राकृतिक गैस का एक अन्य रूप संकुचित प्राकृतिक गैस, CNG, है, जिसका उपयोग ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में किया जाता है। CNG एक प्रदूषण मुक्त ईंधन है। आजकल दिल्ली और मुंबई में अधिकांश वाहन CNG पर चलते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि प्राकृतिक गैस के विभिन्न रूप और उनके उपयोग कैसे होते हैं। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, LPG, मुख्य रूप से घरेलू उपयोग के लिए होती है, जबकि संकुचित प्राकृतिक गैस, CNG, वाहनों के लिए ईंधन के रूप में काम आती है। CNG को प्रदूषण मुक्त ईंधन माना जाता है, जिससे यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित विकल्प है। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में, जहां वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, CNG का उपयोग बढ़ रहा है। यह न केवल ईंधन की लागत को कम करता है, बल्कि वातावरण को भी साफ रखने में मदद करता है। Most minerals are non-renewable. It means once they are used, they cannot be produced again. Today, due to increasing population and greater needs, fuels are consumed at very fast rate. So, we must conserve them as most of them like coal, petroleum, etc. are found in limited quantity. We should make use of alternate sources of energy like sun, wind, earth and water. They will never exhaust. अधिकांश खनिज नवीकरणीय नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि एक बार उनका उपयोग हो जाने पर
उन्हें फिर से नहीं बनाया जा सकता है। आज बढ़ती जनसंख्या और अधिक जरूरतों के कारण ईंधनों का उपयोग बहुत तेजी से हो रहा है। इसलिए हमें इन्हें संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि इनमें से अधिकांश, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम आदि, सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। हमें सूर्य, हवा, पृथ्वी और पानी जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना चाहिए। ये कभी खत्म नहीं होंगे। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि खनिज संसाधनों की प्रकृति और उनकी सीमाएं क्या हैं। चूंकि अधिकांश खनिज एक बार उपयोग करने के बाद फिर से उत्पन्न नहीं होते, इसलिए उनकी खपत को नियंत्रित करना आवश्यक है। बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती ऊर्जा की मांग के चलते हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन संसाधनों का तेजी से उपयोग हो रहा है। इस परिदृश्य में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन, भूतापीय और जल ऊर्जा का उपयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये न केवल नवीकरणीय हैं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी अनुकूल हैं। इन स्रोतों का उपयोग करके हम न केवल अपने ऊर्जा संकट को हल कर सकते हैं, बल्कि अपने प्राकृतिक संसाधनों की भी रक्षा कर सकते हैं। To remember, soil is the topmost layer of the earth. Water is called the most wonderful liquid of nature. Forests give us many valuable things. Wild animals are our national assets. Coal, petroleum and natural gas are fossil fuels. We must conserve our natural resources. मिट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। पानी को प्रकृति का सबसे अद्भुत तरल कहा जाता है। वन हमें कई मूल्यवान चीजें देते हैं। जंगली जानवर हमारे राष्ट्रीय संसाधन हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन हैं। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना चाहिए। इन वाक्यों में हमारे प्राकृतिक संसाधनों की विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रस्तुत की गई है। सबसे पहले मिट्टी का महत्व बताया गया है, जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी और उपजाऊ भाग है, जहां पौधे उगते हैं। इसके बाद पानी को उसके विविध उपयोगों के कारण सबसे मूल्यवान तरल के रूप में चित्रित किया गया है। वनों की बात करें तो वे न केवल लकड़ी और औषधियां देते हैं, बल्कि जैव विविधता का भी संरक्षण करते हैं। जंगली जानवरों को राष्ट्रीय संसाधन माना जाता है, क्योंकि वे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जीवाश्म ईंधनों की चर्चा करते हुए यह बताया गया है कि ये खनिजों से बने हैं और ऊर्जा उत्पादन में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। अंत में सभी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनका उपयोग कर सकें।